नमस्कार। आज की क्लास में हम बात करेंगे कक्षा 9। कक्षा 9 का न्यू एनसीईआरटी जो सिलेबस हिंदी में जारी किया गया है उसी पर चर्चा करेंगे। कक्षा 9 में एक पाठ्य पुस्तक लगाई गई है संचयन। संचयन पाठ्य पुस्तक का पाठ नंबर 1 गिल्लू। गिल्लू नाम से जो 1 नंबर पाठ लिखा गया है उसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा ने जो गिल्लू रचना हमारी पाठ्य पुस्तक संचयन कक्षा 9 में ली गई है, ये गिल्लू एक कहानी है। इस गिल्लू कहानी को पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि महादेवी वर्मा का योगदान यानी उनका जीवन परिचय। महादेवी वर्मा लेखिका परिचय, जन्म 1907 ईस्वी। यानी पेपर में ऐसा भी पूछ लिया जाता है, छोटे जो प्रश्न बनते हैं कि उनका जन्म कब हुआ। 1907 ईस्वी को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में जन्म स्थान है इनका फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। छायावाद की प्रमुख कवित्री, यानी हिंदी साहित्य के काल को कई भागों में बांटा गया है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। आधुनिक काल का एक भाग है, उसका नाम है छायावाद। छायावाद की प्रमुख कवित्री यानी छायावाद के जो कवि हैं उनमें महादेवी का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित, यानी भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया गया था। पद्म भूषण से सम्मानित। ज्ञानपीठ पुरस्कार भी महादेवी वर्मा को मिल चुका है। ज्ञानपीठ हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ पुरस्कारों में है। ज्ञानपीठ महादेवी को उनकी एक रचना है यामा रचना पर महादेवी को सन 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1979 में साहित्य अकादमी फेलोशिप से नवाजा गया, यानी हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला दूसरा जो पुरस्कार होता है उसका नाम है साहित्य अकादमी। तो 1979 में इनको साहित्य अकादमी की फेलोशिप से भी नवाजा गया। इनके कविता संग्रह हमारी पाठ्य पुस्तक संचयन में जो है, बाकी खूब सारी इनकी रचनाएं हैं। हम पहले बात कर रहे हैं संचयन में जो मतलब पाठ्य पुस्तकें हैं। कविता संग्रह है रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा। 4 रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा, ये 4 कविता संग्रह संचयन पाठ्य पुस्तक में दी गई है। और इनमें से महत्वपूर्ण है यामा, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया था इनकी यामा नामक कृति पर उन्हें 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। निबंध श्रृंखला की कड़ियां। श्रृंखला की कड़ियां निबंध है, वो भी हमारी पाठ्य पुस्तक में है। संस्मरण, स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र। तो ये अलग अलग हिंदी साहित्य की विधा पूछी जा सकती है कि महादेवी वर्मा का निबंध कौन सा है, श्रृंखला की कड़ियां, संस्मरण कौन से हैं, स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, ये इनके संस्मरण है। इसके अलावा कई बातें हम जानेंगे। जन्म स्थान फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश, ये बात भी हमने कर ली थी उसमें साथ में कि जन्म इनका हुआ था 1907 ईस्वी को। जन्म स्थान है फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। 1929 में बौद्ध दीक्षा को लेकर भिक्षुणी बनना चाहती थी। महादेवी वर्मा है जिनको आज हम एक कवित्री के रूप में, एक लेखिका के रूप में पढ़ रहे हैं। वो 1929 में बौद्ध दीक्षा लेकर एक भिक्षुणी बनना चाहती थी, लेकिन महात्मा गांधी के संपर्क में आने से वो समाज सेवा में लग गई। यानी महात्मा गांधी के संपर्क में आई 1929 में, तब उन्होंने लगा कि बौद्ध भिक्षुणी की बजाय मेरे को क्या करना चाहिए, समाज सेवा। तो ये भी पूछा जा सकता है कि महादेवी वर्मा समाज सेवा की ओर किस व्यक्तित्व की वजह से आई, तो महात्मा गांधी के संपर्क से। मासिक पत्रिका चांद का अवैतनिक संपादन किया। चांद या पत्रिका का नाम है, और वो पत्रिका कैसी है, मासिक।
1 महीने बाद छपने वाली, महीने से इसका एक पत्र आता था, वो पत्र है मासिक पत्र चांद। तो चांद कैसी पत्रिका है? मासिक पत्रिका है। और चांद नामक मासिक पत्रिका में महादेवी वर्मा ने अवैतनिक संपादन किया, यानी अवैतनिक का अर्थ है बगैर मेहनताने के इन्होंने इसका संपादन भी किया। इनका निधन 1987 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। तो ये जन्म स्थान, निधन का स्थान, ये सारी बातें पूछी जा सकती हैं। अब हम देखेंगे जो हमारी पाठ्य पुस्तक में दे रखी है गिल्लू कहानी। गिल्लू कहानी में कई जो कठिन शब्दार्थ है पाठ्य पुस्तक में, वो भी साथ में चर्चा कर लेते हैं। जैसे एक शब्द आया है सोहन जुई। सोहन जुई, जुई का अर्थ, जुई पुष्प को कहते हैं, और सोहन जुई है जो एक प्रकार का पीला जो पुष्प है उसकी बात हो रही है। हरितिमा, हरितिमा शब्द हरियाली के लिए आया है। काक दव्य, काक यानी कौवे, दव्य यानी दो कौवे, और परिचारिका सेविका। तो अब हम ये कठिन शब्दार्थ यदि हमारे ध्यान में है तो कहानी को यदि हम पढ़ेंगे तो पूरी कहानी समझ आ जाएगी। अब हम गिल्लू कहानी पर चर्चा करते हैं। तो अब हम बात करते हैं आगे गिल्लू कहानी की। गिल्लू नाम से महादेवी वर्मा की जो रचना है वो एक हिंदी साहित्य की विधा की बात करें तो कहानी है। गिल्लू कहानी महादेवी वर्मा ने अब जो न्यू सिलेबस एनसीईआरटी के द्वारा जो जारी किया गया है संचयन पाठ्य पुस्तक कक्षा 9 में ये गिल्लू कहानी आई। तो महादेवी वर्मा ने जो गिल्लू नाम की जो कहानी लिखी है उसी की बात करें। लगभग महादेवी वर्मा की जितनी भी रचनाएं हैं उसमें संस्मरण है, यानी पीछे की बातें जो याद हैं उसी को इन्होंने अपने पाठ्य पुस्तक में दर्शाया है। गिल्लू की बात करें तो महादेवी एक दिन अपने बरामदे में बैठी थी और बरामदे से उन्होंने बाहर की ओर देखा। बाहर एक गमले में सोहनजुई का पौधा था। उस सोहनजुई के पौधे के पास 2 कौवे आपस में किसी प्राणी के अपनी चोंच मारते, कभी वो छुप जाते। ऐसी हरकत देखते देखते महादेवी के मन में ख्याल आया कि इन कौवों की बात करें, एक ओर इनके साथ अनादर किया जाता है, दूसरी ओर इन्हें सम्मानित भी किया जाता है। जैसे हम बात करें, यदि कौवा कहीं आके बोलता है तो मतलब कौवे की जो वाणी है कर्कश बोली जाती है, कर्कश यानी कठोर वाणी, और उस कठोर वाणी की वजह से कौवे को कोई पसंद नहीं करता। दूसरी ओर वही कौवा यानी महादेवी मन ही मन अपनी काक पुराण यानी कौवों के बारे में विचार कर रहे थे कि एक और हमारे पूर्वज वो न तो गरुड़ के रूप में आते, न मयूर के रूप में आते, न हंस के रूप में आते, वो कौवे के रूप में ही क्यों आते हैं? क्योंकि पितृपक्ष के दिन कौवे को बड़े ही आदर भाव से बुलाया जाता है, और वही कौवा यदि और किसी दिन बोले तो मतलब हमें उसकी वाणी बहुत ही कठोर लगती है। दूसरी ओर बात करें, कौवे के आदर के रूप में प्रियजन, यानी कौवा आके किसी की छत पर बैठ के बोलता है तो ऐसा लगता है कि हमारे घर कोई अतिथि आने वाला है। वो मतलब मधुर संदेश यानी उसकी कर्कश वाणी में भी हमें मधुर संदेश लगता है। ये काक पुराण की जैसे मन ही मन चर्चा कर रही थी, अनायास ही उनकी नजर पड़ी। अनायास का अर्थ होता है अचानक, नजर पड़ी पीली कली पर। इस सोहनजुई के पौधे की जो पीली कली है उस पर पड़ी, और उसने खड़ी होके वहां जाके देखा तो वहां क्या मिला उसे? लघु प्राण यानी छोटा जीव। और जो छोटा जीव मिला वो छोटा जीव, उसी जीव के नाम से हमारी पाठ्य पुस्तक में ये गिल्लू कहानी लिखी है। वो छोटा जीव था गिल्लू या एक गिलहरी का बच्चा है। और महादेवी अब जो बाद में जो कहानी लिखती है तो उसका मतलब है संस्मरण, मतलब याद करके।
कि आज जिसमें गिल्लू की चर्चा कर रही हूं वो उस सोनजुई की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया, यानी उसके मरने के पश्चात उसको उसी गमले के पास दफनाया गया था। उसकी बात करें, अब वो बता रही है कि गिल्लू की और अपनी घटना कि गिल्लू को किस तरह उसने पाल पोस के बड़ा किया, किस तरीके से गिल्लू रहता था, वो सारी बात हम इस पार्ट में देखेंगे। महादेवी कहती हैं कि जैसे ही मैंने उन कौवों को देखा तो मैं वहां गई, वहां जाके देखा तो उस गमले के चिपका हुआ गिलहरी का एक बच्चा, उसको मैं उठा के मेरे कमरे में ले आई। कमरे में लाने के बाद देखा कि कौवों की चोंच के उसके घाव थे। उस घाव को महादेवी वर्मा ने जो भी उपचार है उस उपचार किया। उपचार करने के बाद महादेवी को लगा कि बच्चा भूखा भी हो सकता है, तो उसने रुई लेके रुई में दूध में डुबोकर उसको दूध पिलाने का प्रयास किया। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ। 3 दिन में उसकी वो हालात तो ठीक हो गई, यानी 3 दिन बाद 3 दिन में उसकी वो हालात ठीक हो गई जो कौवों की चोंच की थी। और फिर धीरे धीरे बड़ा हुआ। उसके 3-4 महीने की बात महादेवी कहती है यदि उस दिन मैं वहां नहीं पहुंचती तो गिल्लू कौवों का आहार बन जाता, भोजन बन जाता। जब ये गिल्लू 3 से 4 माह का हुआ तो उसके रोए, जब्बेदार पूंछ, चंचल चमकीली आंखें, मतलब वो अब अच्छे हालत में दिख रहा था। अब उसने महादेवी के घर में ही अपना स्थान ले लिया। वो महादेवी के साथ ही रहने लगा। महादेवी ने उसके लिए अलग से एक टोकरी बना दी। जब कभी इच्छा होती वो खुले में घूमता आंगन में और फिर अपनी टोकरी में जाके बैठ जाता। गिल्लू के जीवन का पहला बसंत आया। पहला बसंत आया उस समय, मतलब जो भी पेड़ पौधे हैं जैसे नीम है, चमेली है, इसके जो पेड़ पौधे हैं उसकी खुशबू महादेवी कहती है कि मेरे घर तक आने लगी। और उस खुशबू के साथ साथ जो गिलहरियां थी वहां की वो भी मेरे गेट की जाली पर आके बैठने लगी और चिक चिक करने लग जाती। गिलहरी की आवाज के लिए यहाँ है चिक चिक शब्द, चिक चिक करने लग जाती। और इधर से जो गिल्लू था वो भी मतलब उस जाली पे जाके बैठ जाता। तो महादेवी ने सोचा कि ये भी बच्चा क्या चाहता है, स्वतंत्रता चाहता है, और हर कोई व्यक्ति जीवन में स्वतंत्रता चाहता है। तो महादेवी ने उस जाली के जो कीले लगी हुई थी उस कीलों को निकाल दिया। अब गिल्लू क्या करता था, जैसे ही महादेवी अपने घर से किसी काम के लिए या दफ्तर के लिए जाती तो गिल्लू भी उसी वक्त निकल जाता जाली से बाहर और उन अपने साथियों के साथ खेलता। और जैसे ही महादेवी घर में आती तो वो भी वापस घर में आ जाता। ऐसे करके ये क्रम निरंतर चलता रहा। महादेवी कहती है कि मैं उसको खाने में धीरे धीरे काजू और बिस्कुट भी देने लगी। और एक प्रश्न यह भी बनता है कि गिल्लू का प्रिय खाद्य क्या था। दूध की बात की, बिस्कुट की बात की, काजू की बात की, लेकिन उसका प्रिय खाद्य पदार्थ की यदि बात करें तो वो काजू अच्छा खाता था। अब महादेवी कहती है कि मैंने इसको जातिवाचक के स्थान पर व्यक्तिवाचक बना दिया। जातिवाचक और व्यक्तिवाचक ये संज्ञाओं के नाम। जातिवाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जो किसी समूह का बोध कराती है, यानी एक से ज्यादा लोगों का बोध कराती है, एक से ज्यादा वस्तुओं का बोध कराती है, यानी समूह का बोध कराती है। जैसे गिलहरी का बच्चा, तो गिलहरी का कोई बच्चा हो सकता है, इसका मतलब तब तक तो वो था जातिवाचक संज्ञा। और उसका उस गिलहरी के बच्चे का महादेवी ने एक स्पेशल नाम दे दिया गिल्लू। इसका मतलब वो जातिवाचक नहीं रहती, अब क्या बन गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप। यानी हम कह सकते हैं कि जहां विशेष व्यक्ति विशेष वस्तु का नाम आता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो गिलहरी का बच्चे से वो गिल्लू बन गया तो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गई। अब महादेवी कहती है क्योंकि महादेवी वर्मा है, जो मतलब वैसे यदि इस कवित्री को देखें तो इन्होंने पशु पक्षियों से, जीव जंतुओं से, यानी हर प्राणी से मतलब इनका अच्छा लगाव था। और इनके महादेवी के घर में यदि हम देखें तो गाय है, कुत्ता है, बकरी है, मतलब हर किसी को वो पालतू बना लेते और उनकी सेवा किया करते थे। तो उसी तरह उन्होंने गिल्लू को भी अपने घर का ही सदस्य बना लिया और घर के सदस्य की तरह वो उसको साथ रखने लगे। महादेवी कहती है जितने भी मैंने पशु पक्षी पहले पाले थे
उनकी हिम्मत नहीं होती थी कि वो मैं जब खाना खाऊं तो मेरे साथ आ जाए। लेकिन गिल्लू ने धीरे धीरे क्या किया, महादेवी के साथ ही वो खाना खाने लग गया। यानी उसका लगाव इतना बढ़ गया, जैसे मतलब एक माँ अपने बेटे से प्यार करती है, बेटा अपनी माँ से प्यार करता है, इसी तरीके से यदि बात करें, यानी इसको इतना समझदार बताया गया है कि वो मतलब महादेवी के साथ खाना खाने बैठ जाता, महादेवी की थाली से चावल का टुकड़ा उठाया, खा लिया और कमरे में रहता। जब महादेवी कोई काम करती, अपनी पढ़ाई लिखाई का कोई काम करती, तो वो मतलब महादेवी के साथ इधर उधर घूमता फिरता। अब महादेवी कहती है कि एक बार मेरी मोटर दुर्घटना हो गई, जिससे मेरे को अस्पताल जाना पड़ा। और मेरे को जब अस्पताल में भर्ती करवाया गया तो मैंने मेरे परिवार के सदस्यों से कहा कि मेरे जो भी पालतू हैं उनको खाने पीने की व्यवस्था। तो उन्होंने, कोई व्यक्ति आया जिसने मतलब जो टोकरी में गिल्लू रहता था, उस टोकरी में जब उसने गेट खोला तो एक बार वो गिल्लू बाहर आया, लेकिन वो समझ गया कि महादेवी वर्मा खुद नहीं कोई दूसरा है, और वो व्यक्ति आगे काजू बिस्कुट डाल के चला गया, काजू उस टोकरी में। महादेवी कहती है जब मेरे को अस्पताल से छुट्टी मिली, आके मैंने देखा तो जो काजू जैसा प्रिय भोजन उसी को भी उसने खाया तक नहीं। यानी इसमें यह बताया गया है कि इनमें भी इतनी आत्मीयता होती है, ये भी जानते हैं कि किस तरीके से दर्द, दुख दर्द इनको भी होता है, इस वजह से इसने भी मतलब खाना तक त्याग दिया। फिर महादेवी कहती है कि आगे गर्मी आई, और गर्मी के मौसम में जब मैं दोपहर में काम करती तो गर्मी से बचने के लिए कभी तो मैं उसको लिफाफे में पैक कर देती, लिफाफे के अंदर डाल देती, और केवल उसका मुंह है खुला रहता था, उसमें कुछ काजू डाल देती, वो खा लेता। फिर क्या है, धीरे धीरे मतलब गर्मी की वजह से वो गर्मी से मुक्ति पाने के लिए क्या करता कि मेरे पास पानी की सुराही का अर्थ या कोई पानी का बर्तन है, उस पानी के बर्तन पे आके चिपक जाता, जिससे उसको ठंड महसूस होती। यानी वो एक परिवार के सदस्य की तरह उसके पूरे परिवार में रहा। फिर क्या होता है, 2 वर्ष बाद, यानी गिलहरी की उम्र है जो 2 साल ही होती है, 2 साल बाद वो मतलब नहीं रहा, नहीं, उसकी मृत्यु के बाद महादेवी कहती हैं मैंने उसको, क्योंकि पहली बार जहाँ देखा था सोनजुई के वहां, तो उससे लगाव था, इसलिए मैंने वहां उसी को दफना दिया। तो वो अब महादेवी वर्मा अपने जीवन से जुड़ी हुई घटना इस गिल्लू कहानी के माध्यम से हमें बताती हैं, और साथ ये भी बताती है कि प्रत्येक प्राणी से व्यक्ति को प्रेम करना चाहिए। प्राणी, कोई जीव जंतु, पशु पक्षी हैं, वो बहुत ही समझदार होते हैं, केवल मनुष्य की तरह वो अपनी वाणी से हमें प्रकट नहीं कर पाते, हमें बता नहीं पाते। तो इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति को प्रत्येक प्राणी से लगाव रखना चाहिए, प्रेम रखना चाहिए, क्योंकि वो मनुष्य के समान ही जीवन जीने वाले हैं।